गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए जी, चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डोरमेंट कंपनी के अंदर कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे कि डोरमेंट कंपनी का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, डोरमेंट कंपनी का मीनिंग क्या होता है वो हमने डिस्कस किया। उसके अलावा हमने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हमने पढ़ा। और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को नेगेटिव फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है, वो हमने देखा था। उसके अलावा हमने डिस्कशन की थी कि एक एक्टिव कंपनी को डोरमेंट करने के कौन कौन से मेथड हैं। तो हमने वहां पे दो मेथड्स की बात की थी। एक तो कंपनी खुद से अपने आप को एक्टिव से डोरमेंट में कन्वर्ट कर सकती है, और दूसरा आरओसी जो है वो भी अपनी मर्जी से किसी कंपनी को एक्टिव से डोरमेंट कर सकता है। ठीक है, और आरओसी के पास वो कौन सा वैलिड रीजन है, वो कौन सा वैलिड ग्राउंड है जिसके बेस पे आरओसी किसी भी एक्टिव कंपनी को डोरमेंट करता है, वो हमने देखा था कि कोई ऐसी कंपनी जिसने पिछले लगातार 2 सालों से आरओसी के पास अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं की हुई, तो उस कंपनी को आरओसी डोरमेंट कर सकता है। फिर हमने डिस्कशन की थी कि डोरमेंट कंपनी का स्टेटस कितने टाइम तक एक कंपनी के पास रहता है। तो वो मैक्सिमम टाइम पीरियड दे रखा था 5 ईयर्स का। 5 साल पूरे होने से पहले पहले हमको दो में से कोई एक काम करना पड़ेगा। डोरमेंट कंपनी को या तो एक्टिव में कन्वर्ट कर लो, या फिर आपको काम करना ही नहीं है तो डोरमेंट कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करवा दो। ठीक है, फिर हमने डिस्कशन किया था प्रोसीजर कि अगर एक कंपनी अपने आप को एक्टिव से डोरमेंट में कन्वर्ट करना चाहती है तो क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, उसके बारे में डिस्कशन किया था। जहां पे हमने बात की थी कि सबसे पहले बीओडी एक बोर्ड मीटिंग करेंगे। उस बोर्ड मीटिंग के अंदर जनरल मीटिंग की डेट, टाइम, वेन्यू और डे फिक्स किया जाएगा। फिर जो डेट जनरल मीटिंग की हमने बोर्ड मीटिंग के अंदर डिसाइड की है, उस डेट पे जनरल मीटिंग की जाएगी मेंबर्स की, और एसआर पास किया जाएगा। एसआर पास करने के बाद एमजीटी 14 आरओसी में फाइल किया जाएगा। हमने एसआर पास किया इसलिए। फिर हम एमएससी 1 फॉर्म फाइल करेंगे, जो एक एक्टिव कंपनी को डोरमेंट में कन्वर्ट करने का फॉर्म है, वो कंपनी आरओसी के पास फाइल करेगी। फिर अगर आरओसी सभी डॉक्यूमेंट से, सभी इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड होगी, तो फिर आरओसी हमको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस देती है इन एमएससी 2 फॉर्म। तो यहां तक हमने डिस्कशन की थी। अब हम आगे चलते हैं, चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसपे हमें डिस्कशन करनी है, दैट इज प्री रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। प्री रिक्विजिट मतलब प्रायर कंडीशंस, कि आपको कौन कौन सी बातें माननी पड़ेंगी, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी, या फिर कौन कौन सी ऐसी प्रायर रिक्वेस्ट है, कंडीशंस हैं जो फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी कंपनी को डोरमेंट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, द रजिस्ट्रार शैल नॉट ग्रांट द स्टेटस ऑफ ए डोरमेंट कंपनी इफ आरओसी कभी भी किसी कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ग्रांट नहीं करेगा। मतलब आरओसी कभी भी आपको एमएससी 2 इशू नहीं करेगा, क्योंकि एमएससी 2 ही वही फॉर्म है जिसके अंदर हमको एक्टिव से डोरमेंट का स्टेटस मिलता है। तो ये फॉर्म आपके पास कभी भी आरओसी की तरफ से इशू होकर के नहीं आएगा अगर आपने इनमें से कोई काम कर रखा है। तो पहला क्या बोल रहा है, एनी इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड और टेकन अप और कैरिड आउट अगेंस्ट द कंपनी। ऐसी कंपनी जिसने अपने आप को एक्टिव से डोरमेंट में कन्वर्ट करने के लिए आरओसी के पास अप्लाई किया है, और उस कंपनी के खिलाफ कोई इंस्पेक्शन, कोई इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है किसी भी एक्ट के अंदर, तो जब तक वो इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती तब तक आपको आरओसी डोरमेंट नहीं करने वाला। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, एनी प्रोसिक्यूशन हैज बीन इनिशिएटेड एंड पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी अंडर एनी लॉ। प्रोसिक्यूशन मतलब कार्रवाई। ये कह रहा है किसी भी लॉ के अंदर, किसी भी एक्ट के अंदर कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई फाइल कर रखी है, कोई केस फाइल कर रखा है किसी पर्सन ने या किसी भी थर्ड पार्टी ने, ठीक है, जिस कंपनी को हमें एक्टिव से डोरमेंट करना है उस कंपनी के ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन फाइल किया हुआ है और वो प्रोसिक्यूशन अभी पेंडिंग है, सॉर्ट आउट नहीं हुआ, तो जब तक वो प्रोसिक्यूशन, जब तक वो कार्रवाई सॉर्ट आउट नहीं होती तब तक आपकी कंपनी एक्टिव से डोरमेंट में कन्वर्ट नहीं होगी। थर्ड केस में आओ, देयर आर पब्लिक डिपॉजिट्स विच आर आउटस्टैंडिंग
और द कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन पेमेंट देयर ऑफ और इंटरेस्ट देयर ऑन। कंपनी ने, जिस कंपनी को हम एक्टिव से डोरमेंट करने जा रहे हैं, जिस कंपनी को हम एक्टिव से डोरमेंट करवाना चाहते हैं, उस कंपनी ने पब्लिक से डिपॉजिट लिए थे, पब्लिक से पैसे लेकर के जमा किए थे, ये बोल करके कि आप हमारे पास पैसे डिपॉजिट कर दो, हम आपको इतना % इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। और वो डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है, मतलब डिपॉजिट्स मैच्योर हो गए हैं और आपने अभी तक उनकी रीपेमेंट नहीं की है। किनकी? प्रिंसिपल अमाउंट की और इंटरेस्ट की। अगर प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट कर दी, इंटरेस्ट पेंडिंग है, तो भी डिफॉल्ट माना जाएगा, तो आपकी कंपनी डोरमेंट नहीं होगी। इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी, प्रिंसिपल की पेमेंट नहीं की, तो भी डिफॉल्ट माना जाएगा, कंपनी डोरमेंट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर डी में। कंपनी ने बैंक से लोन ले रखे थे और वो आउटस्टैंडिंग है लोन, मतलब लोन ड्यू हो गया है रीपेमेंट के लिए, पर आपने अभी तक पेमेंट नहीं की उसकी, ठीक है। चाहे वो सिक्योर्ड लोन था, चाहे वो अनसिक्योर्ड था, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी कंपनी तब तक डोरमेंट नहीं बनने वाली जब तक आप लोन रीपे नहीं कर देते। फिर पॉइंट नंबर ई में लिखा हुआ है, इफ कंपनी हैज एनी आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन। यहाँ पे स्पेशली जो ये पॉइंट दे रखा है वो अनसिक्योर्ड लोन के लिए दे रखा है। देन द कंपनी में अप्लाई फॉर स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग एनओसी फ्रॉम लेंडर। लेंडर मतलब जिसने लोन दिया था। सच एनओसी इज रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड इन द फॉर्म विच इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद आरओसी। अब देखिए पॉइंट नंबर ई में क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि हम जिस कंपनी को एक्टिव से डोरमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस कंपनी ने क्या किया था, किसी लेंडर से अनसिक्योर्ड लोन लिया था, ठीक है, और वो लोन अभी तक रीपे नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग है। पर बोल रहा है लो में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है किसी लेंडर से, तो उससे आप एनओसी ले आओ। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि जो लोन देने वाली पार्टी है ना, उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर हम हमारी कंपनी को एक्टिव से डोरमेंट कर रहे हैं। तो अगर लोन लेने वाले को ऑब्जेक्शन नहीं है, फिर क्या दिक्कत है, हम तो लोन देने वाले हैं ना। डर किसको होगा पैसे डूबने का, लेंडर को होगा। तो लेंडर बोल रहा है कोई बात नहीं, आप अपनी कंपनी एक्टिव से डोरमेंट कर लो और मेरा लोन भर देना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। जब लेंडर ही हमें परमिशन दे रहा है, लेंडर ही हमें कंसेंट दे रहा है अपनी, फिर हमें क्या दिक्कत है, हम तो डोरमेंट कर लेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि अगर जिस कंपनी को आप एक्टिव से डोरमेंट करना चाहते हो, उस कंपनी ने मार्केट में किसी से भी अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है जो आउटस्टैंडिंग है, उस केस में आप अपनी कंपनी को एक्टिव से डोरमेंट कर सकते हो अगर लेंडर जिससे आपने लोन लिया है वो आपको एनओसी इशू कर दे तो। और ध्यान रहे, आप एनओसी ले आयो लेंडर से, इसकी कॉपी आपको आरओसी में भी सबमिट करनी है, ठीक है। सिर्फ कॉपी ले आए हैं लेंडर से एनओसी की, अब आरओसी को क्या पता कि आप कॉपी ले आओ एनओसी की। आरओसी को कहां पता लगा कि आपके पास एनओसी लेंडर से आ गई है, तो हम बताएंगे ना आरओसी को। कैसे बताएंगे, जो हम एमएससी 1 फॉर्म फाइल करते हैं एक्टिव से डोरमेंट करने का, उस फॉर्म के अंदर आपको उस एनओसी की कॉपी अटैच करनी है, ताकि आरओसी भी ये जान ले कि हमारी कंपनी ने एक अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है जो भी आउटस्टैंडिंग है, हमने पे नहीं किया, पर लेंडर ने हमको एनओसी दे रखी है, ठीक है। अगर एनओसी है और आपने आरओसी में सबमिट कर दी, फिर कोई दिक्कत नहीं है, वरना कंपनी एक्टिव से डोरमेंट नहीं होने वाली। नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर एफ में, देयर इज नॉट डिस्प्यूट इन द मैनेजमेंट और ओनरशिप ऑफ कंपनी, अ सर्टिफिकेट इन दिस रिगार्ड is required to be taken from management. Such certificate is required to be attached in the form which is required to be filed with ROC. कंपनी के मैनेजमेंट में कंपनी की ओनरशिप को लेकर के कोई भी झगड़ा नहीं चल रहा। कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर, टॉप लेवल के अंदर कंपनी की ओनरशिप को लेकर के कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी झगड़ा नहीं है, ऐसा लिख करके देना पड़ेगा। और लिख करके जो दिया है उसकी कॉपी आपको एमएससी 1 में अटैच करनी है और आरओसी के पास सबमिट करनी है, ताकि आरओसी अपने ताकि आरओसी को भी विश्वास हो जाए कि हाँ एक्चुअल में आपकी कंपनी में कोई भी मैनेजमेंट के अंदर डिस्प्यूट नहीं चल रहा। फिर आगे लिखा हुआ पॉइंट नंबर जी के अंदर, अगर हम जिस कंपनी को एक्टिव से डोरमेंट करना चाहते हैं उस कंपनी का कोई टैक्स वगैरह पेंडिंग पड़ा है, अभी तक पे नहीं किया, गवर्नमेंट के ड्यूज, कोई ड्यूटीज वगैरह, कस्टम ड्यूटी वगैरह पेंडिंग पड़ी है, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ड्यूज पेंडिंग पड़े हैं, तो जब तक आप वो ड्यूज क्लियर नहीं करते, आपकी कंपनी एक्टिव से डोरमेंट नहीं होने वाली। डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इट्स वर्कमेंस ड्यू,
वर्कमैन मतलब एम्प्लॉइज, लेबर की बात हो रही है यहाँ पे। तो कह रहा है कि अगर जिस कंपनी को हम एक्टिव से डोरमेंट करने जा रहे हैं उस कंपनी ने अपने वर्कमैन के ड्यूज पेंडिंग छोड़ रखे हैं, वेजेस पे नहीं कर रखी, बोनस डिक्लेयर किया था वो पे नहीं किया, कोई अदर बेनिफिट जो लेबर्स को मिलता है लेबर लॉस में, आपने उनमें से कोई बेनिफिट पे नहीं किया, पेंडिंग पड़ा है, आउटस्टैंडिंग पड़ा है, तो जब तक आप वो ड्यूज पे नहीं करते हम आपको डोरमेंट नहीं करने वाले। और नेक्स्ट लिखा हुआ है द कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, मतलब लिस्टेड कंपनी कभी भी डोरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये सभी वो केसेस हैं जिनके अंदर आप डोरमेंट नहीं बनने वाले। उसके बाद नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, बेनिफिट्स एग्जम्पशंस प्रोवाइडेड टू अ डोरमेंट कंपनी। अब कह रहे हैं कि अगर हम एक एक्टिव कंपनी को डोरमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कौन कौन से फायदे मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमको डोरमेंट कंपनी के। अब एक बात आप यहाँ पे ध्यान देना कि जो फायदे जो बेनिफिट यहाँ पे डोरमेंट कंपनी के होंगे वो किसके होंगे, साथ में ओपीसी के। ठीक है, ओपीसी के भी यही फायदे हैं जो हम डोरमेंट कंपनी के पढ़ने वाले हैं। देखिए, डोरमेंट कंपनी के लिए बोल रहे हैं, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग की बात कर रहे हैं कि डोरमेंट कंपनी को एक साल में 2 ही बोर्ड मीटिंग करनी है और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में जो गैप है वो कितना रहेगा, 90 डेज का रहेगा। जनरली क्या होता है, जनरली हमको एक साल के अंदर 4 बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, पर यहाँ पे कितनी करनी पड़ रही है, 2 ही करनी पड़ रही है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि डोरमेंट कंपनी जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करती है तो उसमें डोरमेंट कंपनी को कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है। थर्ड लिखा हुआ है प्रोविजन ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ डोरमेंट कंपनी। रोटेशन ऑफ ऑडिटर का मतलब क्या होता है, जैसे कि ऑडिट में पढ़ा होगा आपने कि अगर हम एक इंडिविजुअल को अपनी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करते हैं तो वो एक ही टर्म के लिए अपॉइंट होता है, वो एक टर्म कितना होता है, 5 साल का होता है। अगर हमने किसी फर्म को, किसी प्रैक्टिसिंग सीए की फर्म को अपना ऑडिटर अपॉइंट किया है तो वो 2 टर्म के लिए अपॉइंट होते हैं, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए अपॉइंट होते हैं और 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के बाद आपको उनको रिमूव करना पड़ेगा, 5 साल वो कूलिंग पीरियड में जाएंगे, उसके बाद आप दोबारा उनको अपॉइंट कर सकते हो। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, और ये प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं है डोरमेंट कंपनी के ऊपर। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ पॉइंट नंबर 4 के अंदर डोरमेंट कंपनी में कंप्लायंसेस कम होते हैं क्योंकि वो कंपनी कोई काम ही नहीं कर रही, तो कंप्लायंस कहां से होंगे, तो कहीं ना कहीं कंप्लायंस कॉस्ट क्या आएगी आपकी, कम आएगी। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ पॉइंट नंबर ई के अंदर कि डोरमेंट कंपनी हम क्यों बनाते हैं, हम कंपनी क्यों बना रहे हैं, किसी एसेट को होल्ड करने के लिए, किसी आईपीआर को होल्ड करने के लिए। ठीक है, ताकि हम वो एसेट और आईपीआर कंपनी के नाम से परचेज कर लें, कंपनी के नाम से ले लें और बाद में कंपनी को डोरमेंट कर दें। ऐसा लिखा हुआ है पॉइंट नंबर ई के अंदर। फिर आगे लिखा हुआ है कि डोरमेंट कंपनी का स्टेटस कितने टाइम तक रहता है, कंसेक्यूटिव 5 ईयर्स तक रहता है हमारे पास, 5 साल के अंदर अंदर या तो हमको उस डोरमेंट कंपनी को एक्टिव करना पड़ेगा या स्ट्राइक ऑफ करवाना पड़ेगा, मर्जी हमारी है। ठीक है, ये आपको बेनिफिट्स दे रखे थे। नेक्स्ट आओ आगे, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स बाय डोरमेंट कंपनी। अभी हमने बेनिफिट्स के अंदर पॉइंट नंबर डी डिस्कस किया था कंप्लायंसेस रिगार्डिंग कि डोरमेंट कंपनी कोई काम नहीं कर रही तो कहीं ना कहीं कंप्लायंसेस क्या होती है, उसकी कम होती है। कंप्लायंसेस कम होने की वजह से कंप्लायंस कॉस्ट भी क्या आती है, कम आती है। पर जो थोड़ी बहुत कंप्लायंसेस करनी पड़ती है वो कौन कौन सी है वो तो देख लो, थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी ना, और वो थोड़ी बहुत कौन कौन सी करनी है वही दे रखी है आपको। देखो, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स बाय डोरमेंट कंपनी में लिखा हुआ है द रजिस्ट्रार मेंटेन्स रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी। ये कह रहा है कि आरओसी जो है उसके पास डोरमेंट कंपनीज का भी रिकॉर्ड मेंटेन होता है और एक रजिस्टर बनता है आरओसी के पास जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनीज। इंडिया में जितनी भी डोरमेंट कंपनीज हैं उन सब का नाम उस रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ है, और एक होगा रजिस्टर ऑफ एक्टिव कंपनीज। जितनी भी एक्टिव कंपनीज है उनका नाम कहां लिखा रहेगा, एक्टिव कंपनीज के रजिस्टर के अंदर लिखा रहेगा। अब देखिए कंप्लायंसेस क्या करनी है। अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन की थी कि डोरमेंट कंपनी पब्लिक कंपनी के फॉर्म में भी हो सकती है, डोरमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में भी हो सकती है और डोरमेंट कंपनी ओपीसी के फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि अगर डोरमेंट कंपनी पब्लिक कंपनी की फॉर्म में है तो पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम डायरेक्टर्स कितने चाहिए होती है, 3 चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर डोरमेंट कंपनी पब्लिक कंपनी की फॉर्म में है तो डोरमेंट कंपनी के अंदर भी 3 डायरेक्टर कम से कम होने चाहिए। अगर डोरमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी की फॉर्म में है तो प्राइवेट कंपनी के अंदर
मिनिमम डायरेक्टर्स कितने चाहिए होते हैं? 2 चाहिए होते हैं, तो कम से कम 2 चाहिए। अगर डोरमेंट कंपनी एज अ ओपीसी है तो ओपीसी में मिनिमम आपको 1 डायरेक्टर चाहिए, तो आपकी उस ओपीसी डोरमेंट कंपनी के अंदर एक डायरेक्टर होना जरूरी है। तो फर्स्ट कंप्लायंस लेकर के थी किसको? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप को लेकर के। फिर आओ सेकंड पॉइंट पे, इन ऑर्डर टू रिटेन द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी such a company is required to file return of dormant company in form MSC3 annually inter alia indicating financial position duly audited by a chartered accountant in practice along with such annual fee as provided in the company's registration offices and fees rule 2014 within a period of 30 days from the end of each financial year। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये कह रहा है चाहे कोई कंपनी डोरमेंट कंपनी क्यों ना है, चाहे कोई कंपनी डोरमेंट कंपनी ही क्यों ना है, डोरमेंट कंपनी को भी हर साल एनुअली एक फॉर्म फाइल करना है जिसका नाम क्या है? MSC3। और ये फॉर्म किस चीज का है सर? रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी। मतलब हर साल आपको डोरमेंट कंपनी की भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, कहाँ पे? ROC के पास। और ये MSC3 फॉर्म कब फाइल करना है हमें? हर फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पे 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जनरली एंड कब होगा? 31 मार्च को होगा, तो 30 अप्रैल तक आपको ये रिटर्न MSC3 फॉर्म ROC के पास सबमिट करना है। नेक्स्ट आओ, डोरमेंट कंपनी को कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है, अभी पढ़ के आए हम बेनिफिट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है, अभी हमने बेनिफिट्स के अंदर मीटिंग्स की भी बात की थी कि 2 बोर्ड मीटिंग चाहिए डोरमेंट कंपनी के अंदर, जनरली कंपनी के अंदर 4 होती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि डोरमेंट कंपनी को हर हाफ कैलेंडर ईयर के अंदर, कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से दिसंबर, हाफ मतलब जनवरी से जून, और नेक्स्ट हाफ जुलाई से दिसंबर। तो पहले हाफ के अंदर मतलब जनवरी से जून के अंदर आपको एक बोर्ड मीटिंग करनी है, और सेकंड हाफ के अंदर जुलाई से दिसंबर के अंदर आपको दूसरी बोर्ड मीटिंग करनी है। तो एक साल में आपकी 2 बोर्ड मीटिंग होगी। और ध्यान रहे 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में गैप कम से कम 90 डेज का होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कि डोरमेंट कंपनीज पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, अभी बेनिफिट्स के अंदर पढ़े थे हमने। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है, कंपनी शैल कंटिन्यू टू फाइल द रिटर्न और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट एंड चेंज इन डायरेक्टर्स इन द मैनर एंड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द एक्ट। ये कह रहा है कि चाहे कंपनी एक्टिव से डोरमेंट हो गई है, चाहे कंपनी एक्टिव से डोरमेंट हो गई है, फिर भी हमको रिटर्न तो फाइल करनी पड़ती है। अभी हमने डिस्कस किया MSC3 के अंदर रिटर्न जाएगी। और डोरमेंट रहते हुए कंपनी ने कोई शेयर की अलॉटमेंट की, जो जरूरी है अलॉट करना कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसका भी हिसाब किताब आपको फाइल करना है ROC के पास। डोरमेंट रहते हुए डायरेक्टर्स में चेंज हुआ, डायरेक्टर्स रिमूव किए गए, अपॉइंट किए गए, तो उनकी भी आपको इंटीमेशन ROC में देनी है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आइए आगे, लीगल फ्रेमवर्क डीलिंग विद द प्रोविजंस ऑफ सीकिंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी फ्रॉम डोरमेंट कंपनी। अब हमको अपोजिट कंसेप्ट पढ़ना है, वाइस वर्सा पढ़ना है। अभी तक तो हम क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक्टिव से डोरमेंट कैसे होता है। अब हमको क्या पढ़ना है, फ्रॉम डोरमेंट कंपनी टू एक्टिव कंपनी पे जाना है। मतलब एक ऐसी कंपनी जो डोरमेंट है, हमको उसको वापस एक्टिव करना है, तो उसके प्रोविजन क्या है वो भी तो देख लें। क्योंकि डोरमेंट का स्टेटस आपके पास कब तक रहता है? मैक्सिमम 5 इयर्स तक रहता है। तो 5 इयर्स खत्म होने पे आपको दोबारा से या तो एक्टिव करनी पड़ेगी या स्ट्राइक ऑफ करनी पड़ेगी। स्ट्राइक ऑफ के बारे में हमको नेक्स्ट चैप्टर दे रखा है, पूरा चैप्टर नंबर 20, और यहाँ पे बात कर रखी है डोरमेंट से एक्टिव करने की। ठीक है, तो देखिए सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट रेड विद रूल 8 lays down the provisions for seeking the status of active company from dormant company। तो सेक्शन 455 के अंदर ही लिखा हुआ है कि डोरमेंट से एक्टिव कैसे करते हैं। An application for obtaining the status of an active company from dormant company is required to be made before the end of 5 consecutive years from the date of a becoming a dormant company। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि जिस दिन आप डोरमेंट कंपनी बने थे वहां से 5 साल लगातार 5 साल खत्म होने से पहले पहले आपको अपनी कंपनी को एक्टिव करने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। अब एक्टिव से डोरमेंट करने के लिए एप्लीकेशन कहाँ फाइल की थी? ROC में फाइल की थी। तो डोरमेंट से दोबारा एक्टिव करना है तब भी कहाँ जाएंगे? ROC में जाएंगे।
ठीक है। In case the said application is not made before the end of 5 consecutive years from the date of becoming a dormant company, the name of company may be removed from the register of companies maintained by ROC। वो कह रहे हैं कि अगर 5 साल खत्म होने से पहले आपने एक्टिव करने के लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं की तो आरओसी आपकी कंपनी का नेम रिमूव कर सकता है। मे वर्ड दे रखा है, शैल नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, पर ऑप्शन है आरओसी के पास कि वो आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर सकता है, आपकी कंपनी का नेम रिमूव कर सकता है रजिस्टर में से। उसके बाद लिखा हुआ है मोर ओवर इफ अ कंपनी हैज कॉन्ट्रावेंट एनी ऑफ द कंडीशंस मेंशन्ड इन द ग्राउंड्स ऑफ एप्लीकेशंस फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, सच कंपनी शुड विद इन 7 days ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी। अब कह रहे हैं कि अगर आपने अपनी कंपनी को डोरमेंट किया हुआ था, हमारी कंपनी क्या है, डोरमेंट है, ठीक है, और डोरमेंट रहते हुए हमने डोरमेंट कंपनी के जो कंडीशंस होती हैं उनको वायलेट कर दिया, डोरमेंट रहते हुए डोरमेंट कंपनी की ही कंडीशंस को वायलेट कर दिया, तो जिस दिन आपने वो कॉन्ट्रावेंशन किया, वायलेशन किया, वायलेशन करने के कॉन्ट्रावेंशन करने के 7 दिन के अंदर अंदर आप मतलब कंपनी बताएगी आरओसी को कि जी हमने डोरमेंट रहते हुए डोरमेंट कंपनी की ही कंडीशंस तोड़ दी, पूरी नहीं की, तो फिर वो आपको एक्टिव करेंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द रजिस्ट्रार कैन टेक एक्शन टू रिमूव द नेम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डोरमेंट कंपनीज इफ इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द कंपनी हैज कॉन्ट्रावेंट द कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग द डोरमेंट कंपनी स्टेटस आफ्टर कैरिंग आउट एन इंक्वायरी एंड आफ्टर गिविंग अ नोटिस एंड इज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अब कह रहे हैं आरओसी आपकी कंपनी को डोरमेंट कंपनी के स्टेटस से हटा सकता है। ठीक है, अगर आपकी कंपनी डोरमेंट है, ठीक है, तो उसको आरओसी भी डोरमेंट कंपनी से हटा सकता है। डोरमेंट से या तो एक्टिव करेगा आरओसी या स्ट्राइक ऑफ करेगा, जो भी करेगा आपको बिना बताए नहीं करेगा, आपको नोटिस देगा आरओसी पहले। मतलब अगर आरओसी अपनी मर्जी से किसी डोरमेंट कंपनी को एक्टिव करना चाहता है या स्ट्राइक ऑफ करना चाहता है तो बिना नोटिस के आरओसी ऐसा काम नहीं कर सकता। तो जिस कंपनी को आरओसी अपनी मर्जी से एक्टिव करने चाह रहा है या फिर स्ट्राइक ऑफ करना चाह रहा है तो उस कंपनी के पास एक नोटिस आएगा। ठीक है, साथ में आपको एक लास्ट ऑप्शन दिया जाएगा बोलने का कि हम आपको डोरमेंट कंपनी से एक्टिव या फिर स्ट्राइक ऑफ क्यों ना करे बता दो, ये लिखा हुआ यहां पे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आगे, प्रोसीजर टू ऑब्टेन स्टेटस ऑफ एन एक्टिव कंपनी फ्रॉम डोरमेंट कंपनी। जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन किया था कि एक्टिव से डोरमेंट कैसे बनते हैं, उसका प्रोसेस पढ़ा था हमने कि एक कंपनी को अगर अपने आप को एक्टिव से डोरमेंट में कन्वर्ट करना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, MSC 1 फाइल करना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी, जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, MGT 14 फाइल करना पड़ेगा और MSC 1 फाइल करना पड़ेगा। फिर आरओसी आपको MSC 2 के अंदर डोरमेंट कंपनी का स्टेटस देगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि अगर एक कंपनी को अपने आप को डोरमेंट से दोबारा एक्टिव करना है तो उसका प्रोसेस क्या है वो बता दो। देखिए, द डोरमेंट कंपनी शैल फॉलो द बिलो प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एन एक्टिव कंपनी ऑन इट्स ओन। तो कह रहे हैं कि आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी है, मतलब कंपनी को एप्लीकेशन फाइल करनी है, इसके लिए एक्टिव होने के लिए। ठीक है, और एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में जाएगी, MSC 4 में जाएगी, प्लस आपको रिटर्न भी अटैच करनी है। रिटर्न का फॉर्म कौन सा था, MSC 3 था। ठीक है, तो आपको 2 फॉर्म फाइल करने हैं, MSC 3 रिटर्न के लिए और MSC 4 डोरमेंट से एक्टिव करने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, अब आरओसी आपके दोनों फॉर्म चेक करेगा, MSC 4 चेक करेगा और MSC 3 चेक करेगा, सब कुछ ओके रहा, आरओसी सेटिस्फाइड हो गया तो आरओसी आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा डोरमेंट से एक्टिव होने का। कौन से फॉर्म के अंदर, MSC 5 के अंदर। ठीक है, ये लिखा हुआ यहां पे। उसके बाद देखिए आगे, द आरओसी शैल इन द फॉलोइंग केसेस चेंज द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी टू एक्टिव कंपनी। अब कह रहे हैं कि आरओसी भी अपनी मर्जी से किसी डोरमेंट कंपनी को एक्टिव कर सकता है। कौन कौन से वो रीजन है जो आरओसी के पास होंगे जब आरओसी किसी डोरमेंट कंपनी को एक्टिव कन्वर्ट कर सकता है, वो रीजन देख लो। Where a dormant company does or omits to do any act mentioned in the grounds in the application made for obtaining the status of a dormant company and such act or omission affects its status of dormant company, the directors of such a company are required to file an application within 7 days from such event for obtaining
द स्टेटस ऑफ एन एक्टिव कंपनी। अभी हमने डिस्कशन किया था पैराग्राफ, ये कह रहा है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो डोरमेंट है और डोरमेंट रहते हुए आपने डोरमेंट के ही प्रोविजन वायलेट कर दिए, डोरमेंट रहते हुए डोरमेंट कंपनी की कंप्लायंसेस नहीं किया आपने, कंडीशंस को ब्रेक कर दिया, तो आपको विद इन 7 डेज ऑफ कॉन्ट्रावेंशन बताना पड़ेगा आरओसी को कि हमने ऐसे ऐसे कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, ठीक है, तो फिर आरओसी आपकी कंपनी को एक्टिव कर सकता है। उसके बाद लिखा हुआ आगे, वेयर द आरओसी हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट एनी कंपनी रजिस्टर्ड एज डोरमेंट कंपनी अंडर his jurisdiction has been functioning in any manner directly or indirectly affecting the status of dormant company, ROC can initiate the proceeding for inquiry under section 206 of Companies Act 13, and if after giving a reasonable opportunity of being heard to the company in this regard, it is found that the company has actually been active, the ROC can remove the name of such company from register of dormant companies and treat it as an active company। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि एक ऐसी कंपनी जिसने अपने आप को डोरमेंट करवा लिया, ठीक है, MSC 1 फाइल किया आरओसी के पास और आरओसी ने उसको क्या दे दिया, MSC 2 दे दिया। मान लो एक ABC लिमिटेड नाम की कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, उसने MSC 1 फाइल किया कि हमको क्या कर दो, आप डोरमेंट कर दो। आरओसी ने MSC 2 दे दिया कि जाओ आपको डोरमेंट कर दिया। अब डोरमेंट रहते हुए आप क्या कर रहे हो, एक्टिव कंपनी वाले काम कर रहे हो। स्टेटस कौन सा है, डोरमेंट कंपनी का, काम कौन से कर रहे हो, एक्टिव कंपनी वाले कर रहे हो। और आरओसी को आपके ऊपर डाउट हुआ या फिर आरओसी के पास किसी ने कंप्लेंट की और आरओसी ने इंक्वायरी की कि देखा जाए ABC लिमिटेड कंपनी डोरमेंट रहते हुए सच में एक्टिव कंपनी वाले काम कर भी रही है या फिर शिकायत झूठी है। तो जब आरओसी ने इंक्वायरी की उसको क्या पता लगा कि शिकायत तो सच थी, कंपनी डोरमेंट है, स्टेटस डोरमेंट है और काम कर रही है एक्टिव वाले, तो फिर आरओसी क्या करेगा, उस कंपनी का नाम डोरमेंट के रजिस्टर में से हटा देगा और कहां डाल देगा, एक्टिव कंपनी वाले रजिस्टर में डाल देगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आरओसी किसी कंपनी को डोरमेंट से एक्टिव कर सकता है। चलिए यहां पे हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 19 जो छोटा सा चैप्टर था हमारे लिए पर काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने इसे कंप्लीट कर लिया। कोई भी आपका डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है जी, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच।